अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप एम डी कैट या ई कैट की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ से हम चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका जो कोर्स आउटलाइन है वो आपके सामने लिखा हुआ है और ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन सब टॉपिक्स को हम लोगों ने बारी बारी डिस्कस करना होगा इस चैप्टर के अंदर। सो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो कि हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे दैट वुड बी एटॉमिक मास, और उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री जो है इसको भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। देन important assumptions of stoichiometry calculations, stoichiometry, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट वगैरह जो आप पढ़ते रहते हो, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास एंड का जो टॉपिक होगा दैट वुड बी परसेंटेज यील्ड। और इसके साथ साथ जो आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको मैं करवाऊँगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। और जो इस बुक की एक्सरसाइज है, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की एक्सरसाइज है उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। ठीक है, एटम क्या होता है इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है आज का दैट इज़ एटम। अब एटम क्या है? एटम हमें पता है ना कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एटम जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आप ले लो, ठीक है, उसका एक छोटा सा ज़र्रा ले लो, सो दैट वुड बी एटम। और उसकी एक और जो ख़ासियत है, ठीक है, एटम की, वो क्या है कि दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, वो बी के साथ रिएक्ट कर जाए, वो रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वहाँ से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है बीच में हो रहा है दो रिएक्टेंट्स के बीच में, ये आपके पास क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो अब कहता है कि एटम क्या है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका जो छोटा सा पार्टिकल होगा ना उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ द एटम। और उस एटम की खासियत होती है कि जब कभी आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब आपके पास दो रिएक्टेंट जो है आपस में मिक्स होते हैं या आपस में रिएक्ट करते हैं, उसको आप क्या कहते हो, केमिकल रिएक्शन। अब एटम की जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खसूसियात हैं वो क्या हैं, दैट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब आपके पास क्या है कि ऐसे हमारे पास कुछ एटम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अलहदा जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है मोनो एटॉमिक गैसेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के अबाउट। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। मोनो एटॉमिक मीन्स मोनो मीन सिंगल, एटॉमिक मीन्स एटम। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं कि सिंगल जो है वो एटम होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं हीलियम। अब हीलियम जो है ये आपको कभी भी इस फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, He2 की फॉर्म में नज़र आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? वो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये हीलियम जो है वो He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि हीलियम के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको मैं फुल डिटेल में तो नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं ना कि दो, एक एटम के पास, एक हीलियम एटम के साथ दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के साथ भी दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम का। और ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जिसको समझ नहीं आ रही है आपने टेंशन नहीं होना, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है इस साइड, इस हीलियम एटम से, दूसरा अगर हमारे पास इधर से आ जाता है तो एक एक हमारे पास रह जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। तो अगर आप देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो हैं। एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी दो हैं।
और डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा 2 - 2 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हीलियम जो है वो He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे पास जो और है दैट इज़ द नियॉन। ठीक है, अब नियॉन जो है ये भी आपको Ne2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास आर्गॉन है। ठीक है, आर्गॉन भी आपके पास सिर्फ Ar की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, Ar2 की फॉर्म में एग्जिस्ट आपको करता हुआ नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा जो अगली बात है वो क्या है कि ये आपके पास जो भी इन्होंने एटम दिए हुए हैं, चाहे हीलियम है, चाहे नियॉन है, चाहे आर्गॉन है, इनको आप कहते हो दीज आर द इनर्ट गैसेस। आपके पास क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। ये एक्चुअली रिएक्ट नहीं करते, दे डोंट रिएक्ट। अब उसके रिएक्ट ना करने की वजह जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि दे आर केमिकली स्टेबल। ये आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और स्टेबल क्यों होते हैं कि इन केस ऑफ हीलियम हमारे पास इसके अंदर डुप्लेट रूल जो है वो अप्लाई होता है, और इन केस ऑफ नियॉन आर्गॉन ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके अंदर ऑक्टेट रूल जो है ये ओबे कर रहे होते हैं। अगर ये ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल ओबे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, दीज आर हाईली स्टेबल, और इसलिए हम इसको इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट का मतलब ये होता है कि वो गैसेस जो कि रिएक्शन नहीं करती एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर जो रिएक्शन नहीं शो करती। अब ये तो हमारे पास हो गया है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये भी ज़रूरी है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो है ये आपको नज़र आएगा H2 की फॉर्म में। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। वो कैसे, आपके पास फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका डायग्राम है, सिर्फ इसी का डायग्राम बना के दूंगा इस वीडियो के अंदर। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे दो एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब जो हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हो तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, ऊपर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग जो होगा दैट वुड रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हो, BO दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर, ये हमारे पास होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2 कर दो। अब बॉन्ड ऑर्डर आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दैट वुड बी बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या है, इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, 0 डिवाइड बाई 2, 2 - 0 2, और 2 को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड कर दे तो यू विल गेट द आंसर 1। तो आप देखते हो कि हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एक जो है वो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि जब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब इसके अंदर एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो हीलियम जो है वो H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है कि हमारे पास क्या होगा, फिर अनस्टेबल होगा। तो ये H2 की फॉर्म में स्टेबल होता है। उसके बाद आपके पास होगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे पास क्या है कि ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और उसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन की अगर आप देखते हो तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब ये करते क्या हैं कि दो एटम्स जो है ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये दो शेयरिंग हो जाती है। जब शेयरिंग होती है आपके पास क्या बनेगा, O2 का मॉलिक्यूल, और इस तरह आपके पास क्या होंगे, ये जो मॉलिक्यूल होगा O2 की फॉर्म में ये स्टेबल रहेगा। एटॉमिक स्टेट के अंदर O की फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होगा, बल्कि O2 की फॉर्म में क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आ रही है तो इसके ऊपर हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है उसकी डिटेल्स वीडियो मेरे मौजूद है, आप वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ आपके पास क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन की फॉर्म में है,
डबल आपके पास ऑक्सीजन की फॉर्म में है। इस तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए, 5 + 3 8 हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 जो है आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड्स बना लेते हैं। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि 1 बॉन्ड इज कम्पोज्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये आपके पास क्या है? नाइट्रोजन जो है इसी तरह आपको कभी भी N की फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, हमेशा आपको नज़र आएगा N2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन आपको O2 की फॉर्म में नज़र आएगा, H आपको हमेशा H2 की फॉर्म में नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता इन केस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। इसी तरह आपको नज़र आएगा क्लोरीन, इसी तरह आपको फ्लोरीन नज़र आएगा, ये आपके पास क्या है? दीज ऑल आर डाई एटॉमिक। अच्छा, अब आगे हम क्या लिखता है कि एटम इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम जो है कहता है इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर 3 जो है उनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। 3 क्या होते हैं? दीज आर नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपने याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है दैट इज़ न्यूट्रल, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं होता। इसके बाद हमारे पास बाकी जो है डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है हैप्रोन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मायोन, पायोन। तो ये हमारे पास क्या है? दीज ऑल आर द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने मेनली याद रखनी है ना, जो आपका एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर हम एटम की बात करते हैं इंटरनली, तो हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम देखते हैं तो इसके अराउंड्स क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। अब शेल्स के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास क्या होता है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे के अंदर 8 आते हैं, थर्ड के अंदर कितने आएंगे? 2n² का फार्मूला आप अप्लाई करो इसके ऊपर, 2 की जगह पे 3 लिखो, 3 का स्क्वायर लो, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, थर्ड के अंदर 18 आ जाएंगे, और इसी तरह फोर्थ के अंदर कितने आएंगे? 32 आ जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट वुड बी 32। तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्थ। फर्स्ट को आप की शेल कहते हो, एल शेल कहते हो, सेकंड को एम शेल थर्ड, और एन शेल फॉर द फोर्थ शेल। सो ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स के अंदर इवॉल्व कर रहे होते हैं, वाइल प्रोटॉन्स और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं दीज आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो इसको आप कह सकते हो कि ये न्यूक्लियस की फैमिली है, और इसके अंदर बाकी जो है हैप्रोन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जो आपको मैंने बताएं, ये सारे इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो आपके पास है हैप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मायोन, पायोन्स, ये इसको आप लोग अगर ना भी याद रखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने याद रखना है कि दीज आर नॉन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके अंदर इसकी टाइप कौन कौन सी होती है, मिक्सचर क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उनकी फिर टाइप्स क्या होती हैं, ये सारे के सारे जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।